थोड़ा ज़्यादा है जीएसटी को लेकर के, ठीक है, जिससे कि ऑनलाइन लोग भी दिखा दें हम कहे तो, जिससे ये बुक आपके पास में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आती है और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की ही है, ठीक है। राइटर पता नहीं कौन से हैं, राइटर ऐसे बुक्स में बहुत हाँ हैं, एच.सी. मेहरोत्रा और बी.पी. अग्रवाल, जिनकी इनकम टैक्स आती है, बड़ी अच्छी इनकम टैक्स आती है, उन्हीं की ये बुक है। ये आपको गोंडा में हो सकता है ना मिले, इसको आप आर्डर कर दोगे, ठीक है। तो हमने इस पर इसीलिए फ़ोटो डाल दिया, यहाँ से पिक लेकर के, और आप इसको मंगवा लेंगे और एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे। राइटर वगैरह इसीलिए ओपन करके दिखा दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इसको मंगवा लेंगे। इसका कोड नंबर भी है बुक का, ये कोड नंबर 2948, ये इसका कोड नंबर है, ये ठीक है, ये कोड नंबर है इसका 2948। इस कोड नंबर से आप इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं जनरली लखनऊ जाया करता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, जब जाना होगा तो मैं बता दूंगा, तो आपके लिए मंगवा दिया जाएगा। ये बुक इसलिए अकाउंट के साथ आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि एज ए अकाउंटेंट आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। आप कहीं भी जाओगे तो आपसे यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम थ्योरी सब पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, और प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं तो बाद में वही हाल होता है, बीएससी करने के बाद में एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं कर सकते। बीएससी बायो कर लिए हैं, तमाम सारे डिसेक्शन कॉपी में पढ़ लिए हैं, कैसे ये वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी उनसे कह दो कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना करके दिखाओ तो उनका हाथ कांपेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ कहीं ना हो कि आप पूरा बीकॉम करके निकल जाएं और कई बार किसी दुकान पे जाएं, अपने घर की दुकान हो, पकड़ के ले जाएं, चलो बैठो आज जनरल एंट्री करो, पोस्टिंग करो, अब आपका हाथ पैर फूलने लगे, कैसे होगा बप्पा रे बप्पा हैं। तो ये सब आपको यहाँ सिखा दिया जाए। मेरा प्रयास रहता है कि थ्योरी के साथ साथ हम जितनी देर जीएसटी पढ़ाने में लगे हैं, गन्ना पढ़ाते तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे चैप्टर ख़त्म करने और ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं कि पढ़ने का मतलब आपको ना पता चले, ठीक। आप पता चला बीकॉम कर लो, जीएसटी का मतलब ही ना समझ पाओ, ठीक है। चलिए, तो ये बुक आप ले लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िए, आप सभी के पास होनी चाहिए। या जीएसटी की मार्केट में कोई बुक आपको मिल जाए, यही कोई, हम इनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, आपको कोई एक स्टैंडर्ड अच्छी बुक जीएसटी की मिल जाए, वो चाहे किसी भी बुक सेलर पे आप देख लीजिएगा, जहाँ मिल जाए वहाँ आपके पास होनी चाहिए। ये रहेगी, चूँकि मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको कोई चीज़ें प्रॉब्लम होगी तो सीधे पेज नंबर कोड करके बता सकता हूँ, ठीक है, और नहीं होगा तो आप ऑर्डर कर देंगे तो आ जाएगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जीएसटी हमने बताया 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और 2 स्टेट के बीच में आईजीएसटी, ओके। तो जीएसटी निकालना मैं आज आपको सिखाऊंगा और उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, ओके। जैसे आप जानते हैं कि एक बिजनेसमैन को 2 टाइप के जीएसटी की ज़रूरत होती है। बिजनेस में 2 टाइप की जीएसटी होती है। एक जीएसटी होती है उसकी इनपुट, इनपुट का मतलब पेड किया है, जो उसने, जो जीएसटी उसने पेड किया है उस जीएसटी को क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ओके। और जो वो जीएसटी रिसीव करता है उस जीएसटी को क्या कहते हैं? आउटपुट। ये रिसीव्ड होता है, ओके, ठीक। और ये दोनों जो होता है वो बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है। सपोज कीजिए उसने 100 रुपये जीएसटी प्राप्त किया सेल करके और 90 रुपये उसने उस गुड्स पे जीएसटी पेमेंट किया है, तो 10 रुपये उसकी लायबिलिटी बनती, 10 रुपये वो और जीएसटी पे करेगा। कल मैंने जनरल एंट्री करके आपको बताया था, ओके। जैसे सपोज कीजिए कि जीएसटी एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, नहीं दिख रहा है, जीएसटी एडजस्टमेंट, ठीक है। कैसे किया जाएगा? देखिए, आपने रिसीव किया आपने कितना? 1000 रुपये सपोज कीजिए, ठीक। ये कैसी जीएसटी हो जाएगी? आउटपुट जीएसटी हो जाएगी। और आपने पेड किया, यानी इनपुट जीएसटी आपकी हो जाएगी 900 रुपये। तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी आएगी?
100 रुपीज़। समझ में आ गया? अब ये चाहे CGST हो, चाहे IGST हो, चाहे SGST हो, इससे मतलब नहीं, जो होगा उसका नाम हम आगे जोड़ देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? GST क्लियर हो गई? कैसे हम GST जो हमारा बैलेंस GST है या एडजस्टेड GST है या जो GST फाइनली हमको पेमेंट करना है वो GST हम कितना निकालेंगे। प्रोसीजर आप पढ़ोगे कि हर महीने GST अपलोड करना होता है, ठीक है? तो ये सारे प्रोसीजर हैं, जितना आपका महीने भर का बनेगा। अब तो प्रयास ये हो रहा है कि तिमाही GST अपलोड किया जाए, जिससे बिजनेसमैन को सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि हर महीने का सेल, हर महीने का परचेज उसको अपलोड करना होता है। बीच में तो होता है डेली का अपलोड करो, तो साइट ही नहीं चल रही थी तो और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर महीने महीने कर दिया गया कि एक महीने का आप सारी चीज़ें कर लोगे। पहले क्या होता था और अब में क्या अंतर है? पहले क्या होता था, साल भर के अंत में आपको, फिर बीच में बैट का नक्शा आया था तो 3-3 महीने पर आपको अपना नक्शा, मतलब कितना सेल कितना परचेज आपने किया, एक फॉर्म में भर के आप सबमिट करते थे, तो उसको बैट का नक्शा कहा जाता था। ओके, तो यही प्रोसीजर आज भी है। इसको आपने सुना होगा GST को अपलोड करना, सुना है? कहते हैं बिजनेसमैन की GST अपलोड करना है, GST रिकॉर्ड करना है, ऐसे वर्ड वो यहाँ। और वो जब से GST आया तो बिजनेसमैन बहुत परेशान है बेचारा। और एक खुशी की बात बताएं आपको कि BCom 3rd ईयर जो पास कर लिया है वो GST का प्रैक्टिस अथराइज रूप से कर सकता है बिना वकील बने। इसलिए मेरा फोकस है कि आप मान लिया आगे बहुत कुछ नहीं कर पाए तो केवल आप एक अच्छी अकाउंटिंग सीख लिया, अपने कंप्यूटर सीख लिया और GST का काम सीख लिया, तो 15-20 हज़ार रुपये के आदमी या औरत या लड़के या लड़की आप हो गए। जब यहाँ से आप 3rd ईयर करके जाएं, 15-20 स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, और अभी मैं बीच में आपसे ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो केवल BCom करके और GST पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये गोंडा में अर्न कर रहे हैं, गोंडा में रह करके, अपने घर पे रह करके। तो कॉमर्स को आप बहुत मजाक में ना लीजिए कि तमाम सारे लोग बता देते हैं ऐसे है बस। अच्छा क्या करो BCom, जैसे तक कौन देशद्रोह हो गया है? तो ये इतना प्रैक्टिकल है। एक बात आपको मतलब आपके फेथ बिल्डिंग के लिए बताएं, अगर आप तमाम सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कैंपस है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सुना होगा आपने, वहाँ के डाटा आप निकाल करके अगर आप देखो तो अगर 100 बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 80 बच्चे साइंस के होते हैं। ये क्या बताता है? कॉमर्स के प्रति रुचि बताता है आने वाले समय में। सबसे सस्ती और सबसे अच्छी पढ़ाई, ठीक है? सबसे सस्ती और सबसे अच्छी का बताएं आपको, जितने में CA आपका हो जाता है उतने में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग नहीं होती। पढ़ाई छोड़ दो, मैं किसी सेक्टर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10 लाख रुपए लगा करके हमारा भांजा इंजीनियरिंग किया है और इस समय 30 हज़ार रुपये भी जॉब, 30 हज़ार रुपये की भी जॉब मिलना बहुत आसानी नहीं है प्राइवेट सेक्टर से। 3 साल कोचिंग कोटा कराया गया, लगभग 7-7.5 लाख रुपए खर्चा हुआ पहले तैयारी में, और उसका रिजल्ट जो भी रहा, पढ़ाई लिखाई किया उसने किया अपना, फिर बाद में प्राइवेट में एडमिशन दिलाना पड़ा और करीब 12 लाख के आसपास प्राइवेट में पढ़ाई में आया है। अब 8 लाख वो, 20 लाख मुन्ना पर खर्चा हुआ है और आउटपुट है 25 से 30 हज़ार रुपये महीने, ठीक है? और मैं 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आपके प्लेन BCom, जिस पर आपका मुश्किल से खर्चा 50 हज़ार से ऊपर आपका नहीं आएगा, पूरा BCom जोड़ डालो आप। सेंसिबल बात कर रहा हूँ। 3 साल का BCom जोड़ लीजिए, 7-21 हज़ार रुपये पाठक सर की फ़ीस जोड़ लो, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के 50 हज़ार रुपये से ऊपर ज़्यादा आपके ऊपर खर्चा नहीं होगा। लेकिन आपको पढ़ाई उस लेवल पे करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पूरा BCom कर लिया, जनरल एंट्री जानते ही नहीं क्या होता है, ठीक है? कम से कम आप ग्रेजुएशन, मैंने कई बार आपको इस बात के लिए इंसिस्ट किया है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 6 सब्जेक्ट आप में है तो 6 घंटे तो कम से कम पढ़ना कॉमन बनता है, और सारे सब्जेक्ट को 1 घंटे का ट्यूशन, 7 घंटे 7 घंटे जिस दिन आप पढ़ने लगोगे आपका ग्रेजुएशन सार्थक हो जाएगा पढ़ना। और 8 घंटे से कम कोई काम किया जाए तो वो पार्ट टाइम कहलाता है। बात समझ में आया? अगर 8 घंटे से कम कोई काम किया जाता है तो उस काम को क्या कहते हैं?
पार्ट टाइम। तो अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ते हो तो आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो। तो फुल टाइम हो क्या? व्हाट्सएप होल्डर, फेसबुक होल्डर, बाइक होल्डर, चौराहा होल्डर। चलिए क्लियर? तो 8 घंटे कम से कम पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब मैं कुछ जनरल एंट्री लिख रहा हूं, इसका आप जनरल एंट्री करके बताओ। मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, चलो करके दिखाओ। सभी को बताया हमने। गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद ₹3 लाख एट द रेट ऑफ 6% या 9% कर लीजिए, 6% बहुत हो गया। ये तीनों जनरल एंट्री करके बताइए। किसी को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। ये तीनों जनरल एंट्री करके बताइए आप। दो काम करना है, एक तो इसको जनरल एंट्री में बनाना है और दूसरा इसका परचेज बुक और कैश बुक बनाना है। कैश वाला कैश बुक में चला जाएगा, परचेज वाला परचेज बुक में चला जाएगा। आप जनरल एंट्री करो और कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैश बुक परचेज बुक हम बनवा देंगे। 250 पर बॉक्सेस है टोटल अमाउंट। क्या सब कुछ लिखा हुआ है। एट द रेट का मतलब ही होता है पर बॉक्सेस। ठीक, ये 250 पर बॉक्सेज है। जैसे ये 300 रुपये किलो है मटेरियल, कैलकुलेट करिए। और क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे क्योंकि अभी हम मिटा करके दूसरी एंट्रीज पे लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब आप आराम से करिए, फिर मैं कुछ और करता हूँ बोर्ड पे।
परचेज बुक बनानी है, कैश बुक बनानी है, ठीक है, दोनों बनाइए। परचेज बुक और कैश बुक बनाइए। चलिए, अब जो लोग जनरल एंट्री नहीं कर पाए हैं वो लोग देखें, जो लोग कर लिए हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो लोग नहीं कर पाए वो लोग देखेंगे, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करें। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद, विनोद से हमने परचेज किया है तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू विनोद। परचेज में 3 लाख लिखेंगे, इनपुट में उसका 9% निकाल देंगे, 9% निकाल देंगे, दोनों जोड़कर विनोद में लिख देंगे। ओके, यही किए हैं। यहाँ देखेंगे इसका कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज में 300 इंटू 250 कितना हो जाएगा, 75,000। 75,000 का 9% CGST, 9% SGST, दोनों जोड़ करके बैंक के अमाउंट में फाइनली लिख देंगे। ओके, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले 500 गुणे 300 कर लेंगे, 1.5 लाख हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू SK कंपनी, यानी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू SK कंपनी। 1.5 लाख का 6% निकाल लेंगे, 6% निकाल लेंगे, जोड़ करके टोटल अमाउंट SK इतना हो जाएगा। क्लियर, सभी का क्लियर हो गया? आप कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब आगे का परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बनाइए। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बनाइए।
चलिए बेटा, हो गया? बना रहे हैं अभी? बनाइए कंप्लीट। लो देखो, जीएसटी की एंट्री नहीं की? नहीं, परचेज अकाउंट में इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी टू कैश, यही तो एंट्री होगी। यहाँ पे जैसे ये पूरा अकाउंट है ना, टोटल हो गया वहाँ पे। तो टोटल तो हो गया। टोटल बैंक में नहीं, टोटल बैंक में नहीं लिखा है, परचेज अलग जीएसटी अलग, तो मिक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम यही तो बताना है। चलो बेटा, ये हो गया। अब चलिए मैं आपको परचेज बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। परचेज बता देते हैं। और कैश बता देते हैं। देखिए, आप कैश बुक मेंटेन और परचेज बुक मेंटेन करेंगे। परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है हमने आपको बताया है। डेट, डिटेल्स और क्वांटिटी, रेट। चाहे तो जीएसटी आप यहाँ दिखाएं और चाहे तो जीएसटी यहाँ दिखाएं, कोई फ़र्क नहीं है। चूँकि अगर हम यहाँ जीएसटी कॉलम बनाते हैं तो ज़्यादा कॉलम बढ़ जाएगा, हम यहाँ बता देते हैं। ओके, बस हम क्या करेंगे, अमाउंट के 2 कॉलम कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आप देखोगे अभी आपको 3-4 जीएसटी ये लेके आए हैं राज, 4-5 पन्ना लाए हैं। चारों पांचों पन्ने को कंसाइज करके सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कैसे एंट्री करी जाएगी। इसको कल फोटोकॉपी करके सबके पास एक एक के पास बंटवा दूंगा। फिर मैं कल इसको एंट्रीज के बेस पे कैसे की जाएगी आपको बता देंगे। ओके, चलो। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे पहला हमने किससे परचेज किया है, विनोद से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल नाम लिखा जाता है, किससे, विनोद से। ठीक है, मिस्टर विनोद। सीधे गुड्स परचेज किया है, कोई नाम, कोई क्वांटिटी ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गया। क्यों, कितने का है, 3 लाख का। ओके, अब यहां पर क्या है बेटा, CGST। अब यहां पर इनपुट नहीं लिखा जाएगा, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। कुछ इनवाइस में आप देखोगे सीधे जीएसटी लिख दिया है, ना CGST ना SGST, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे जीएसटी लिख दोगे तो भी वो आधा आधा माना जाएगा। ओके, चलिए CGST इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 27,000 और 9%। ओके, ये भी 27,000, दोनों जोड़ लीजिए। अगर कोई डिस्काउंट, ध्यान दें, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट देने के बाद तब जीएसटी हम निकालेंगे। 3,54,000, 3,54,000। ओके, अगला किसे खरीदे हैं, मिस्टर यस के कंपनी। एस के कंपनी यहां खरीदा गया, तो यहां लिख दिया जाए क्या, कितना, 500 kg एट द रेट ऑफ 300। तो चाहे यहाँ ध्यान दो, चाहे यहाँ लिखें और चाहे आपने चूंकि रेट का कॉलम बना रखा है तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप रेट वाले कॉलम में लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,50,000। ओके, अब इसमें CGST 9% है, 6%। ओके, अब ये ध्यान रखेंगे कि जब अगर SK कंपनी का माल बेचेंगे तो हम 6% पे बेचेंगे।
और अगर इस गुड्स को सेल करेंगे विनोद वाला तो हम 9 पे। जितने रेट आप जीएसटी पर हम परचेज करेंगे उतने ही रेट आप जीएसटी पर हम सेल भी करेंगे, ठीक है। वैसे उसका कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना जीएसटी आप पेमेंट करोगे और जितना रिसीव करोगे, रिसीव में से पेमेंट घटा के बचा हुआ पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना ही होगा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि मान लिया 9% जीएसटी पर प्रोडक्ट हमने परचेज किया तो हम उसको, या मान लिया 6% पर परचेज किया या 12% परचेज किया, तो 12% में परचेज किया तो हम 18% जीएसटी पर काहे बेचें? क्योंकि जितना ज़्यादा जीएसटी लगाओगे प्रोडक्ट उतना महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट उतना महंगा हो जाएगा तो लोग उतना कम परचेज करेंगे। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं पक्का पर्चा चाहिए कि कच्चा पर्चा। ओके, कच्चे पर्चे में एक चीज़ ध्यान रखना, कच्चे पर्चे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? अगर प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो उसके रिपेयर में बाद में प्रॉब्लम आती है कच्चे पर्चे से। वो लोग दुकानदार लोग अपना सब जानते हैं, सेट रहता है, एडजस्ट करा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास, इसीलिए आपने अगर अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से आपने कोई परचेज कराया होगा, मोबाइल वगैरह मंगाए होंगे ना, मोबाइल मंगाते हैं बहुत सारे वस्तु, तो वहाँ पे आप देखो जो पर्चा आपको आता है उसमें जीएसटी पे करके आता है। यहाँ भी आप जो दुकानदार देते हैं, जब आप मोबाइल खरीदोगे तो जीएसटी पेमेंट का आपको पर्चा देते हैं। कुछ आप सामान खरीदोगे तो उसके जीएसटी पेमेंट का पर्चा देते हैं। ओके, तो इसका 6%, इसका 6% कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 तो ये कितना हो जाएगा? 1,68,000। ओके, ठीक। अब ये नेट अमाउंट आ गया, अब इसमें जीएसटी नहीं। आप क्या कर सकते हो, सब यहाँ जोड़ लीजिए, लास्ट में इनके जीएसटी निकाल के सीजीएसटी एसजीएसटी कर दो, तभी चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों प्रोडक्ट की जीएसटी अलग अलग हैं, आपको क्लियर शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पक्का बना लीजिए, जोड़ लीजिएगा और ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना? 5,22,000। ओके, नोट डाउन। ओके, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? हैं? कई जगह प्रॉब्लम भी दिया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया? चलो बेटा, हो गया? कैश बुक बनाया जाए? यहां बताओ कैश बुक का कौन वाली कैश बुक बनाई जाए? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मल्टीपल कॉलम, पेटी कैश? अच्छा, 1 कॉलम बनाई जाए? श्योर? ट्रांजैक्शन एक बार फिर से पढ़ो और बताओ। कौन सी कैश बुक बनाई जाए? कैश और बैंक कॉलम, चाहे 2 कॉलम कहें उसे, चाहे 3 कॉलम कहें। क्यों? क्योंकि चेक दिया है
तो जब चेक दिया है तो बैंक में एंट्री होगी, तो बैंक कॉलम होना जरूरी है। और बैंक कॉलम किस में होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम में भी होता है, डिस्काउंट हटा दो 2 कॉलम हो गया, लेकिन नॉर्मली इसे कहा क्या जाता है? ट्रिपल कॉलम। तो कौन सी कैश बुक यहाँ बनेगी? अब समझ में आया? ओके, ठीक। इनवाइस नंबर, ओके, डिस्काउंट कैश बैंक, ओके। अब एक ही साइड चाहिए तो हम दूसरा साइड नहीं बनाते, हमको एक ही साइड में तो चाहिए। तो क्या लिखेंगे? बाई परचेजेज अमाउंट कहाँ? बैंक में। क्यों? क्योंकि चेक से दिया गया है। कितना? 88,500। ओके, यही आया है। ट्रांजैक्शन कहाँ है? ट्रांजैक्शन कहाँ लिखे हैं? भाई 75,000 तुम गड़बड़ कराए दी हो यार। कोई बात नहीं, चलो कोई गुनाह नहीं किए हैं, लड़के से गलती हो गई है। ठीक, ओके। अब ध्यान दें, इसमें जीएसटी बाई क्या परसेंट है? 6 कि 9? 9 निकालो, कितना आ जाएगा? 67,50। अब ये हो गया होगा, क्यों? कितना? ओके, पक्का सही है ये सब? थ्योरेटिकली ये टोटल गलत। क्यों टोटल गलत है, कोई बता सकता है? मैं अपने ही लगाए हुए क्वेश्चन को बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली टोटल गलत है। बैंक का बैलेंस है ये नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, पैसा कहाँ से आया होगा? तो हमने केवल एक रैंडम एंट्री बताई है कि रैंडम एंट्री होती कैसे। बैंक में ऑलरेडी पैसा होगा तभी आपने चेक काटा होगा, तो बाउंस हो जाता। ओके, समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो जीएसटी के परचेज की सारी एंट्री हमने आज आपकी क्लियर करा दी। अब आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ हो अभी भी, तो आप पूछो। अब सेल की बात की जाए। क्यों? परचेज के जीएसटी की सारी बात हो गई। किसी को अभी भी एक डिस्काउंट बता देते हैं, क्यों? या सेल में डिस्काउंट बता देंगे, परचेज में उतना डिस्काउंट होता नहीं है। चलो, आप सपोज कीजिए आप सेल कर रहे हैं, तो सेल में जीएसटी का कैसे कैलकुलेशन होगा? गुड सोल्ड टू राजू, प्रोविजन, स्टोर, ठीक हैं? प्रोविजन हब कुछ भी नाम हो, क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, क्या? ठीक है, चलिए। एक इंडिविजुअल कराएं कि कई मल्टीपल आइटम करा दें? हैं? मल्टीपल आइटम करा दें कि केवल एक करा दें? सीधे सीधे मल्टीपल करा दें। चलो, तो फिर क्या, किस चीज़ के मैन्युफैक्चरर आप हैं? क्या बनाते हैं? किस चीज़ का उदाहरण लिया जाए? कप हैं? खाना बनाते हैं,
तो प्रोविजन स्टोर में खाना क्या बेचेंगे? पहले इसीलिए हमने पूछा कि दिमाग आपका कहाँ है। अच्छा फर्नीचर लिख दें, प्रोविजन स्टोर के व्यापारी को हम फर्नीचर बेच देंगे, वाह धन्य हो बिटिया। प्रोविजन स्टोर के व्यापारी को हम क्या बेचेंगे? साबुन, सर्फ, धनिया, मिर्चा, हल्दी पाउडर, ये सब जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, दिस दैट, ये ठीक नहीं। आप ऊपर लिखा है राजू प्रोविजन स्टोर, नीचे लिखा है 100 कुर्सी। ऐसे नकल पकड़े जाते हैं। ओके, चलिए ध्यान दें। $200 पीस लक्स एट द रेट ऑफ 19 रुपये। ओके, हाँ बस खुश। हाँ चलिए, 400 पीस, ठीक। क्लिनिक, यही स्पेलिंग है ना, चलो कुछ भी होगा, क्लिनिक प्लस, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1.5 रुपये पाउच। कम अमाउंट हो जाएगा। 29 रुपये, कोई है बॉटल है, कुछ है। ओके, ऐसे मल्टीपल हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है आपको? ऐसे तमाम सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैगी 4 रुपये 5 वाली, ऐसे हो जाएगी। चलिए ध्यान दें। CGST 6%, SGST 6%। ओके, अब यही प्रॉब्लम है कि वहां फिर राजू का ये नहीं बनेगा, वहां राजू को हम ये जारी करेंगे, ऐसे पर्चा जारी होगा। राजू को इस तरीके से पर्चा जारी होगा, मतलब कोई भी, अच्छी बात है उनका नाम लिया जा रहा है। हाँ, अखिलेश को पर्चा जारी किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ये नहीं होगा। आपको इससे जनरल एंट्री पास करना होगा। इसकी एक कॉपी हम अखिलेश को दे देंगे और एक कॉपी अच्छा XYZ को दे देंगे, बस। हम अपने चुन्नू मुन्नू को दे देंगे, बस। क्लियर? तो इसी से आपको ये सेल्स इनवाइस लिखा होगा, नहीं लिखा है, मैसर्स कैश है, कैश इनवाइस है। ठीक है, तो कैश इनवाइस है तो कैश एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया? अब इसका सेल्स बुक बनाओ, चलो इसका सेल्स बुक बनाइए। जैसे परचेज बुक बनाया हो ऐसे सेल्स बुक बनाना है। सेल्स बुक बनाइए, बनाओ बनाओ। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। पहले इसको नोट कर लो। नाम से काहे परेशान हो भाई? हैं? हाँ, अगली बार प्रोविजन स्टोर की बजाय डायमंड स्टोर लिख देंगे, तब सब कहेंगे हमारे नाम लिखो। व्यापारी व्यापारी होता, चाहे हीरे का हो चाहे खीरे का हो। बस हीरा शोरूम में होता है, खीरा ठेले पर होता है, इतना अंतर है। हाँ, दोनों कहा बिजनेसमैन ही जाएगा, वो नहीं कहेगा बाद में, लिखेगा बिजनेसमैन ब्रैकेट में हीरा, और वो लिखेगा बिजनेसमैन ब्रैकेट में खीरा, ऐसा नहीं लिखेगा। देखिए कैसे बनेगा। जो लोग नहीं बना पाएंगे एक बार देखें, इसको नोट कर लेंगे।
देखो सेल्स इनवाइस, ओके, इसी में बनेगा क्या? वैसे सेल्स इनवाइस नहीं बना रहे हैं, सेल्स बुक बना दें। सेल्स इनवाइस से एंट्री करेंगे, सेल्स बुक उतना ही बनेगा जितना कॉलम पिछले में बना था। डेट, डिटेल, इनवाइस, रेट, अमाउंट, अमाउंट, ओके। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलें, किसको बेचा है? एक्स वाई जेड, नाम नहीं लिखेंगे, आप लोग बहुत मज़ा लेते हैं हमारा, ठीक। प्रोविजन हब, देखो अपना नाम भी हमने जोड़ दिया, ठीक। अभी मैं बताऊं आपको, जब से हमने हब शब्द यूज किया है, गोंडा में 7-8 चीज़ों का हब के नाम से नाम पड़ने लगा है, और सबसे ज़्यादा तो पिज्ज़ा हब हो गया है। हाँ, अभी आवास विकास में एक कुंज एजुकेशनल हब उन्होंने भी डाला है, एक जीएमडी कंपटीशन हब, पूरा नमोए कॉपी कर लिए, ठीक है। हाँ, तमाम सारे ऐसे लोग। चलिए, क्लियर? यहाँ पे क्या खरीदा गया था बताओ जरा? 200 पीस PEIC जो भी होता होगा, हाँ, ठीक। लक्स कौन? कटरीना वाला कि करीना वाला? हाँ, कोई वाला। चलो, कै रुपए में? 59। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएगा? 11,800 और 400 पीस CP, रेट 29। 11,600 जोड़ लीजिए, 23,400। अब इसमें ऐड या ऐसे लिख दो 6% CGST, निकालो इसका 6%, 14,04। 6% कितना? 14,04। नोट कर लीजिए, कितना आ जाएगा टोटल? टोटल अमाउंट 26,600, अच्छा 208। अब इसे चाहें तो राउंड ऑफ कर लें, 2 रुपये और जोड़ दें, राउंड ऑफ ऐसे भी कर दिया जाता है, राउंड ऑफ +2, तो +2 बराबर 26,210, ओके। अब इतना इतने के इंट्रीन से हो जाएगी, ठीक। 2 रुपये वो राउंड ऑफ 10 के राउंड ऑफ में करने के लिए कर दिया गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं, उसी वो भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बना लीजिए। हैं? हम महंगा दे रहे हैं, हमारी दुकान थोड़े, दुकान तो आपकी है। हाँ, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगी चीज़ अच्छी होती है, बहुत सस्ते के पीछे ना भागिए। हाँ, वो भी तो बुद्धिमानी पर निर्भर करती है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी तो कहा गया है, सारी चीज़ें हैं ना। ये तो आप पे सेंसिबल है कि आप कैसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। क्लियर? पक्का? और किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन? जीएसटी बुक में दिए नहीं होगा तो पूछें क्या बेचारे, दिया होता तो पूछते। ये तो गड़बड़ी हुई पब्लिकेशन की।
एम करीम में है, एम करीम में है। इस बार पब्लिकेशन वाले आए तब बताऊं मैं उनको। अभी कोरोना में आए नहीं, किताब उताब भेज दिए हैं, आए नहीं हैं। और नंबर जो था वो भी सब डिलीट हो गया है। वहाँ में तब उनको बताएं कि जीएसटी कम से कम डालो यार, बच्चे पढ़ें। 11